Welcome to this Concept Explainer brought to you by CBSE Scholab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 13 न्यूक्लियाई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक साइज ऑफ द न्यूक्लियस यानी नाभिक का आकार डिस्कस करेंगे। और मेरी कोशिश रहेगी कि इस कॉन्सेप्ट को इतना आसान बना दें कि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल गलत ना हो। न्यूक्लियस का साइज ये सुनने में तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है। मतलब एटम ही इतना छोटा होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस का साइज कैसे पता करते होंगे? बिल्कुल सही सवाल, और इसका जवाब काफी सरप्राइजिंग है। जरा सोचिए, एक एटम का 99.9% हिस्सा वो खाली जगह है। अगर हम मान लीजिए एक एटम को एक पूरे क्रिकेट स्टेडियम जितना बड़ा कर दें, तो उसके सेंटर में जो न्यूक्लियस है वो कितना बड़ा होगा? पूरा स्टेडियम? तो न्यूक्लियस शायद एक क्रिकेट बॉल जितना या फुटबॉल जितना तो होगा ही। सारा मास तो उसी में होता है। नहीं, यही तो कैच है। उस पूरे स्टेडियम के बीच में न्यूक्लियस सिर्फ एक छोटी सी कांच की गोली, मतलब एक मार्बल जितना होगा। क्या सिर्फ एक मार्बल? हाँ, सिर्फ एक मार्बल जितना। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उस पूरे स्टेडियम का, मतलब पूरे एटम का लगभग सारा वजन उसी एक मार्बल में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। एक मिनट, पूरे स्टेडियम का मास एक मार्बल में? ये कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब तो उस मार्बल की डेंसिटी तो बहुत ही ज्यादा, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते उतनी होगी। बहुत ज्यादा से भी कहीं ज्यादा। अगर हम उस मार्बल वाले मटेरियल को यानी न्यूक्लियर मैटर को एक चम्मच में लें, सिर्फ एक टीस्पून, तो उसका वजन पता कितना होगा? कितना? 6 बिलियन टन। 6 बिलियन मतलब 600 करोड़ टन एक चम्मच में। हाँ, 600 करोड़ टन। यही इस कॉन्सेप्ट का सबसे बड़ा वाव फैक्टर है। एक ऐसी चीज जो हमें दिखती भी नहीं, उसके अंदर इतनी भयानक डेंसिटी छिपी हुई है। ये तो सच में अनबिलीवेबल है। पर सवाल तो वही है, जब हमें इसे देख ही नहीं सकते तो आखिर साइंटिस्ट ने ये पता कैसे लगाया? कोई स्पेशल माइक्रोस्कोप है क्या इसके लिए? ग्रेट क्वेश्चन। और नहीं, इसके लिए कोई माइक्रोस्कोप काम नहीं करता। इसे समझने के लिए एक ब्लाइंड जियोलॉजिस्ट वाली टेक्निक सोचिए। मान लीजिए एक जियोलॉजिस्ट है जो देख नहीं सकता, और उसके सामने एक अनजान आकार का पत्थर रखा है। अब वो उसका साइज और शेप कैसे पता करेगा? वो शायद उसे छूकर देखेगा या उस पे हल्का हल्का नॉक करके साउंड से पता करेगा। एग्जैक्टली। या फिर एक और तरीका है, वो दूर से उस बड़े पत्थर पर छोटे छोटे कंकड़ फेंकेगा। जब वो कंकड़ उस पत्थर से टकराकर बाउंस होंगे, तो उनकी आवाज से और वो किस डायरेक्शन में बाउंस हुए हैं, उससे अंदाजा लगाएगा कि पत्थर कितना बड़ा है और उसका शेप कैसा है। हाँ, मतलब आवाज और बाउंस के पैटर्न से साइज का अंदाजा लगाना, ये तो काफी स्मार्ट तरीका है। बिल्कुल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने लगभग यही टेक्निक यूज की थी। उन्होंने न्यूक्लियस, जो कि हमारा अनजान पत्थर है, हाँ, उस पे अल्फा पार्टिकल्स यानी हमारे छोटे कंकड़ फायर किए। ओके। अब हुआ ये कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल के आर पार सीधे निकल गए, जैसे कंकड़ हवा में से निकल जाते हैं। मतलब ज्यादातर जगह खाली थी। एग्जैक्टली। इससे ये प्रूव हो गया कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। और जो पार्टिकल्स सीधे नहीं निकले, उनका क्या हुआ? वही तो सबसे जरूरी बात है। कुछ पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के बहुत पास से गुजरे, वो अपने रास्ते से थोड़ा मुड़ गए, और जो गिने चुने पार्टिकल्स सीधा न्यूक्लियस की तरफ जा रहे थे, वो उससे टकराकर बुरी तरह से, मतलब लगभग 180 डिग्री पे वापस बाउंस हो गए। अच्छा, हाँ, जैसे हमारा कंकड़ सीधा पत्थर से टकरा के वापस आ गया। बिल्कुल। इन्हीं स्कैटरिंग पैटर्न्स को स्टडी करके न्यूक्लियस के साइज का एक पक्का अंदाजा लगाया गया। तो मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन नहीं, बल्कि एक तरह की पार्टिकल सोनार से इसका साइज पता चला। बहुत ही कमाल का आइडिया है। एग्जैक्टली। तो अब हमने ये समझ लिया है कि न्यूक्लियस का साइज कैसे नापा गया। अब इसकी टेक्निकल डिटेल्स देखते हैं, जो एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी से कैसे डिफाइन करता है। आप पढ़ेंगी? ओके, मैं पढ़ती हूँ। It has been found that a nucleus of mass number A has a radius r equal to r0 a 1/3, where r0 equals to 1.2 times 10 to the power minus 15 meter. ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखकर घबराना नहीं है। इसको टुकड़ों में समझते हैं। यहाँ दो मेन चीजें हैं, एक r0 और दूसरा a की पावर 1/3। पहले r0 की बात करते हैं। ये एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है लगभग 1.2 फेम्टोमीटर। फेम्टोमीटर? ये कितना छोटा होता है? एक फेम्टोमीटर का मतलब है 10 to the power minus 15 मीटर। मतलब 1 मीटर के नीचे 15 जीरो लगा दीजिए, उतना छोटा। ये इतनी छोटी यूनिट है कि इसे खास तौर पर न्यूक्लियस को नापने के लिए ही यूज करते हैं।
ओके। असली खेल तो दूसरे पार्ट में है, A 1/3। इसका क्या मतलब है? ए का मतलब तो मास नंबर है, यानी टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और 13 पावर का मतलब हुआ क्यूब रूट, तो न्यूक्लियस का रेडियस मास नंबर के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। यही इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेडियस मास नंबर A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि A के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल है। अब सोचिए, ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बहुत सिंपल लॉजिक है। मान लीजिए न्यूक्लियस एक स्फीयर है, एक गोला है। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो स्कूल में पढ़ा था। हाँ। अब ये सोचिए कि न्यूक्लियस का वॉल्यूम किस चीज पर डिपेंड करेगा? उसके अंदर जितने न्यूक्लियॉन्स हैं उन पर, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। बिल्कुल। और ये माना जाता है कि हर न्यूक्लियॉन, चाहे प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर लगभग एक जैसी जगह घेरता है। तो जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स, उतना ज्यादा वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर A। ओके, ये भी सिंपल है, V इज प्रोपोर्शनल टू A। अच्छा, तो अब दोनों बातों को जोड़िए। जी पहली बात, V इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब। बिल्कुल। दूसरी बात, V इज प्रोपोर्शनल टू A। अच्छा। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि R क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू A, और अगर R का क्यूब A के प्रोपोर्शनल है, तो R किसके प्रोपोर्शनल होगा? R A के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल होगा। ओ, तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया, वॉल्यूम के सिंपल लॉजिक से। देखा? बिल्कुल। और इस सिंपल से रिजल्ट का एक बहुत ही शॉकिंग नतीजा है। इसका मतलब है कि चाहे आप हल्के कार्बन न्यूक्लियस की बात करें या भारी यूरेनियम न्यूक्लियस की, सबकी डेंसिटी यानी घनत्व लगभग कांस्टेंट रहती है। एक मिनट, सबकी डेंसिटी सेम? ये कैसे? हमें तो लगता है कि यूरेनियम जैसी भारी चीज ज्यादा डेंस होनी चाहिए। और ये डेंसिटी है 2.3 × 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ये नंबर इतना बड़ा है कि हम इसे ठीक से महसूस भी नहीं कर सकते। सबकी डेंसिटी सेम, ये बात थोड़ी समझ नहीं आई। यही तो वो मिसकंसेप्शन है जिसे हम आगे क्लियर करेंगे। ये कांस्टेंट डेंसिटी इस क्यूब रूट ग्रोथ का ही सीधा नतीजा है। होप एवरीथिंग इज क्लियर सो फार। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर इज फ्रॉम profsam.com, दैट इज PROFSM.com। चलिए इस फॉर्मूले को एक एग्जाम्पल से टेस्ट करते हैं। हीलियम का मास नंबर है A = 4, तो 4 का क्यूब रूट क्या होगा? 4 का क्यूब रूट 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 4 का क्यूब रूट 1 और 2 के बीच में होगा। लगभग 1.6 के आसपास। परफेक्ट। तो हीलियम का रेडियस होगा R = R0 4 1/3, यानी 1.2 फेम्टोमीटर्स 1.6, जो हुआ करीब 1.92 फेम्टोमीटर्स। अब एक भारी एलिमेंट लेते हैं, जैसे आयरन 56, जिसका A = 56 है। 56 का क्यूब रूट क्या होगा? अच्छा, 3 का क्यूब 27 है और 4 का क्यूब 64, तो 56 का क्यूब रूट 3 और 4 के बीच होगा, करीब 3.8 मान सकते हैं। एक्सीलेंट। तो आयरन का रेडियस हुआ 1.2 FM, 3.8, जो है लगभग 4.56 फेम्टोमीटर्स। अब इन दोनों रिजल्ट्स को कंपेयर कीजिए। आयरन का मास नंबर हीलियम से 14 गुना ज्यादा है। 56.4। हाँ, 14 गुना। लेकिन उसका रेडियस हीलियम से सिर्फ 2.5 गुना ही ज्यादा हुआ, 4.56.92। देखा, मास 14 गुना बढ़ा, पर रेडियस सिर्फ 2.5 गुना। यही है क्यूब रूट ग्रोथ। अच्छा, अब ये बात बिल्कुल साफ हुई, रेडियस बहुत धीरे धीरे बढ़ता है मास के मुकाबले। इसका कनेक्शन आगे न्यूक्लियर फोर्सेस और बाइंडिंग एनर्जी से भी है क्या? बिल्कुल। ये जो कांस्टेंट डेंसिटी का आइडिया है ना, ये आगे जब हम न्यूक्लियर फोर्सेस और बाइंडिंग एनर्जी समझेंगे तब बहुत काम आएगा। पर अभी के लिए चलिए उन 2 साइलेंट किलर्स की बात करते हैं, जहां स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा मार्क्स लूज करते हैं। साइलेंट किलर्स मतलब? ये वो गलतफहमियां हैं जो लगती तो लॉजिकल हैं, पर एग्जाम में नंबर कटवा देती हैं। पहली और सबसे कॉमन गलती, स्टूडेंट सोचते हैं रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर A। हाँ, ये तो पहली बार में सुनने में सही लगता है। उनको लगता है जितने ज्यादा न्यूक्लियॉन्स उतना ही बड़ा रेडियस, एक सीधी लाइन की तरह। जैसे आप ज्यादा आम डालेंगी तो टोकरी ज्यादा भरेगी। हाँ बिल्कुल। पर न्यूक्लियस आम की टोकरी नहीं है। करेक्ट आइडिया क्या है? करेक्ट आइडिया है कि रेडियस A की पावर 1/3 के प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप न्यूक्लियस का मास 8 गुना बढ़ाएंगी तो उसका रेडियस सिर्फ 2 गुना बढ़ेगा, क्योंकि 8 का क्यूब रूट 2 होता है। लीनियर ग्रोथ नहीं, क्यूब रूट ग्रोथ। ओके, गॉट इट। R A के प्रोपोर्शनल नहीं, A के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल है। ये अब मैं कभी नहीं भूलूंगी। गुड।
अब दूसरी गलती, भारी न्यूक्लियाई छोटे न्यूक्लियाई से ज्यादा डेंस होते हैं। लोग सोचते हैं यूरेनियम इतना हैवी है तो वो कार्बन से ज्यादा डेंस तो होगा ही। ये भी सही लगता है, जैसे लोहा रुई से ज्यादा डेंस होता है। गलत। हमने अभी अभी क्या प्रूव किया कि सभी न्यूक्लियाई की डेंसिटी नियरली कांस्टेंट होती है। इसको समझने के लिए जेलो की एनालॉजी यूज कीजिए। मान लीजिए न्यूक्लियर मैटर एक स्पेशल जेलो है। जेलो, ओके। तो कार्बन न्यूक्लियस उस जेलो का एक छोटा सा गोला है और यूरेनियम न्यूक्लियस उसी जेलो का एक बहुत बड़ा गोला है। पर मटेरियल तो वही जेलो है ना, तो डेंसिटी कैसे बदलेगी? अच्छा, तो मतलब सब न्यूक्लियाई एक ही स्टफ से बने हैं, बस उनके साइज अलग अलग हैं, इसीलिए डेंसिटी सेम रहती है। ये एनालॉजी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। अब इन चीजों को हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए, इसके लिए कुछ मेमोरी एंकर्स यूज करते हैं। एक फ्रेज हमेशा दिमाग में रखिए, क्यूब रूट ग्रोथ, नॉट लीनियर ग्रोथ। जब भी न्यूक्लियस के साइज का सवाल आए, ये लाइन रिपीट कीजिए। क्यूब रूट ग्रोथ, नॉट लीनियर ग्रोथ। ठीक है, याद रहेगा। और एक फिजिकल जेस्चर ट्राई कीजिए। अपने दोनों हाथों को पास लाकर एक छोटा सा स्फीयर बनाइए। यह है कार्बन न्यूक्लियस। ठीक है। अब हाथों को धीरे धीरे दूर ले जाइए एक बड़ा स्फीयर बनाने के लिए। यह है यूरेनियम न्यूक्लियस। पर जब हाथ दूर ले जा रही हैं तो ध्यान दीजिए कि आपकी उंगलियों के बीच का गैप यानी डेंसिटी उतनी ही रहे। साइज बढ़ रहा है पर डेंसिटी नहीं। यही है ए की पावर 1/3 स्केलिंग। वाओ, ये जेस्चर तो काफी हेल्पफुल है। इससे विजुअली याद रहेगा कि डेंसिटी कांस्टेंट रखनी है। तो इस पूरी चर्चा के 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकले, जिन्हें एग्जाम के लिए बिल्कुल पक्का कर लेना है? मैं ट्राई करूं? जरूर। पहला पॉइंट, न्यूक्लियस का साइज फेम्टोमीटर्स में होता है और उसे R = R0 A 1/3 फॉर्मूला से निकालते हैं। दूसरा पॉइंट, इसका मतलब है कि रेडियस मास नंबर A के क्यूब रूट के प्रोपोर्शनल है, A के नहीं। और तीसरा, इसी वजह से सभी न्यूक्लियाई की डेंसिटी लगभग कांस्टेंट रहती है। एब्सोल्युटली परफेक्ट। इन 3 पॉइंट्स के अलावा इस टॉपिक से एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। आपने पूरा कॉन्सेप्ट मास्टर कर लिया है। थैंक यू। अब ये कॉन्सेप्ट काफी आसान लग रहा है। 12th CBSE, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए professam.com पर विजिट करें। That is PROF SAM, right? Yes, professam.com. Thanks for joining.